आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडियन फौज के लिए मैं ये मानता रहा हूँ कि ये माजी में पास्ट में जीने वाली एक फौज है जो कि आज भी जहनी तौर पर 1971 में जिंदा है, जबकि दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है। कई आलमी मीडिया आउटलेट्स इसको विंटेज आर्मी और पेपर टाइगर भी कह चुके हैं। इसकी वजह यह है कि इस फौज के अक्सर हथियार पुराने ज़माने के हैं। नए हथियार ज़रूर हैं इनके पास, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही थोड़ी है। सिर्फ परसेप्शन ये पैदा की जाती है मीडिया के ज़रिए कि हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्न कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। अब जाहिर है इंडिया के अंदर कई सो कॉल्ड देशभक्त मेरे कड़वे सच से कभी इत्तेफाक रखते हैं, कभी नहीं रखते, लेकिन मैं ज़रा ये इंडियन फौज के ही एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल HS पनग साहब का द प्रिंट में कुछ अर्सा कबल छपा हुआ आर्टिकल शेयर करना चाहूँगा। यहाँ इन्होंने वो बातें की हुई हैं डिस्कस जिन पे ज़्यादा इंडियन मीडिया आउटलेट्स वैसे वो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके वो बात करते नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन वॉर मस्ट टीच इंडियाज बायगोन आर्मी टू यूज सेम मिलिट्री मॉडल टू स्टालमेट चाइना। बायगोन कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना, माजी में जीने वाले बायगोन आर्मी उन्होंने लिखा है उनको। अच्छा देखें, पाकिस्तान की फ़ौज में, चाइना की फ़ौज में, रशिया, अमेरिका, ईरान की फ़ौज में, इवन इन मुल्कों की फ़ौजों में एक अलग से डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं फ़ौज के अंदर ही, और उनका काम ये होता है कि दूसरों की जो जंगें चल रही होती हैं, दुनिया में जो दूसरी जंगें चल रही होती हैं, उनको स्टडी करते रहते हैं। फुल टाइम इनका यही काम होता है कि क्या हुआ जंग के अंदर, कैसे हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों हारा, वो कैसे जीत गया, ये स्टडी होती रहती है। इस पर रिसर्च होती है, इस पर डेटा दुनिया भर से इकट्ठा किया जाता है, प्रॉपरली डिस्कशंस होते हैं, इस पर स्टडी होती है, रिसर्च होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, इंडियन फौज में इस किस्म का कोई इदारा नहीं है। इंडियन फौज के अंदर सिर्फ एक ही इदारा है, और वो सिर्फ अपने ही एडवेंचर्स पर स्टडी करते हैं कि फ़लाँ जंग में, फ़लाँ लड़ाई में हमारे साथ ये हुआ तो हमें इस तरह करना चाहिए था या इस तरह करना चाहिए था। सिर्फ यही स्टडी होता है, अपनी ही जो चीज़ें होती हैं वही डिस्कस कर रहे होते हैं। इंडियन फौज के अंदर कोई डेडिकेटेड इदारा ऐसा नहीं है जो कि दूसरों की जंगों को रीड कर रहा हो। ये एक फैक्ट है, इनके अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है। अलबत्ता यूक्रेन जंग में ये हुक्म इंडियन फौज को ऊपर से आया कि मित्रों इस जंग को भी स्टडी करें और उससे लेसन ड्रॉ करें। हिंदुस्तान टाइम्स एक बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने अप्रैल में रिपोर्ट किया था कि इंडियन मिलिट्री स्टडीइंग यूक्रेन वॉर टू ड्रॉ टैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम रशियन ऑफेंसिव। जो रिपोर्ट सामने आई ना इस हवाले से, उसमें कोई डिटेल नहीं थी, किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं थी कि स्टडी कौन करेगा। हुक्म तो आ गया ऊपर से, कौन स्टडी करेगा और ये हुक्म किसने दिया है कि स्टडी करें, ये कुछ भी इसकी डिटेल नहीं है। बस हर जगह यही मीडिया आउटलेट्स में रिपोर्ट हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स हैव आस्क्ड द ट्राई सर्विसेज टू डू सो। भाई कौन नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, किसने कहा है? फौज के ऊपर आर्मी चीफ है तो फिर बाकी भी हैं चीफ्स तीनों, लेकिन इनके अलावा किसने इनको हुक्म दिया? चाय वाले बाबा का आदेश था, इंडियन NSA अजीत दुग्गल का आदेश था, किसने कहा इनको? कोई इसके बारे में डिटेल्स नहीं आई। और ये भी डिटेल्स नहीं आई कि कह किसको रहे हैं। मतलब क्या आर्मी चीफ खुद बैठ के अपने 4-6 जनरल्स बैठ के और ये सारे डिस्कस करेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। किस इदारे को कहा गया है कि आप स्टडी करें, ये भी कोई नहीं जानता। बस एक वेग किस्म की एक ऊपर से हुक्म आया कि स्टडी करें और बस वही ये स्टडी कर रहे हैं। अब इस तरह तो स्टडीज़ नहीं होती ना, इस तरह तो रिसर्च नहीं होता ना। आपने कह दिया और चलो भाई हो गया, इस तरह नहीं होता। प्रॉपरली एक उसका एक इदारा होता है, उसमें बंदे अपॉइंट होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। और एज अ रिजल्ट देखें हुआ ये है, इंडियन फौज भी सिर्फ उन्हीं डिटेल्स पर काम कर रही है, उन्हीं चीज़ों को स्टडी करती रही जो कि मीडिया में छपी हुई हैं। वाइडली नॉन फैक्ट्स पर डिस्कशंस करते रहे, उन्हीं को स्टडी करते रहे। इसकी वजह यह है कि इंडिया अमेरिका टाइज की वजह से रशिया इनके साथ जंग की इंफॉर्मेशन शेयर करने को तैयार नहीं। रशियंस इनको ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है स्टडी पर्पस के लिए भी। और रशिया इंडिया टाइज भी क्लोज हैं,
तो उस वजह से यूक्रेन वाले भी इनको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहे कि कहीं ये रशिया के साथ ना हो, दोनों सूरतों में इनको डेटा ही नहीं मिल रहा। लिहाजा ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया में आने वाली स्टोरीज़ को जो है ना उस पर सर खपा रहे हैं कि फला मीडिया आउटलेट ने, ये बड़ा मीडिया आउटलेट, इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, यहाँ से ये डिटेल आई है। अब ये तो सबको पता है, ये तो हम जैसे जो लोग हैं उनको भी पता है ये सारी चीज़ें जो कि मीडिया में डिस्कस हो रही होती हैं। आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल अंदर की नॉलेज क्या है जंग के बारे में जिस पे आप डिस्कस करेंगे, वो पता ही नहीं है। ना रशिया इनको अमेरिकन थ्रेट की वजह से कि ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, ना रशिया इनको डेटा दे रहा है, ना यूक्रेन दे रहा है। बस ऐसे ही अखबारों में जो छपा है इस पे लेसन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कोई बड़ा लेसन इंडिया की फौज इस जंग से, यूक्रेन वाली जंग से ड्रॉ कर नहीं पाई। ये मैं आपको बताऊं, उनकी स्टडी प्रॉपर नहीं है, गलत स्टडी हुई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि मीडिया में है। यूक्रेन की फौज और इंडियन फौज में एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी ये है कि दोनों के अंदर पुराने हथियार काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे। इंडिया कोई लेसन इस जंग से नहीं सीखा, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बीजेपी इज स्टिल ट्राइंग टू पुश मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट डाउन द थ्रोट ऑफ मिलिट्री। देखिए ना, हालांकि ये जानते हुए भी कि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है वर्ल्ड क्लास हथियार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए नहीं है भाई, नहीं है। आप दूसरों से लेते हैं, आपके 80% से ज़्यादा हथियार मेड इन रशिया हैं। आप फ्रांस से भी ले रहे हैं, आप इजराइल से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी, अमेरिका से भी ले रहे हैं, तो आपके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए आप लेते रहे हैं ना। तो जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं ही नहीं, फिर भी आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आर्मी के थ्रोट पे डालते जा रहे हैं कि ये भी लो, ये भी लो, ये आप खुद ही बनाओ, तो किस किस्म के प्रोडक्ट्स बनाएंगे आप जब कैपेबिलिटीज़ नहीं है अच्छे हथियार बनाने की? तो आप अपने 2 नंबर हथियार बना के चाइना से लड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ेंगे। वाकई में पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं जंग लड़ने की, मॉडर्न वॉरफेयर लड़ने की कैपेबिलिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ चाइना। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाइनीज़ पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, सब में इनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आपके पास खुद के पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है और आप वो चले हैं लड़ने इनसे कि इसी अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ हैं जी हमारे पास, इनसे लड़ेंगे आप पाकिस्तान के साथ और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे लड़ेंगे आप? तो मेक इन इंडिया जो है ना, वहाँ से सब स्टैंडर्ड हथियार बन रहे हैं और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इंडिया कोई लेसन लर्न नहीं कर पाया इस जंग से। अभी तक वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू है। ये चीज़ जाहिर कर रही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा जंग से। अगर सीखा होता ना तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जो मिलिट्री पार्ट है वो फौरी तौर पर बंद हो जाता। बाहर से कुछ अच्छे हथियार मंगवा रहे होते, ये फ़ौरन बंद कर देते इससे। अच्छा, किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पे हमें अडॉप्ट होते हुए नज़र नहीं आई इस जंग के बाद। इंडिया ने किसी किस्म की कोई बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको क्या नज़र आई इंडियन आर्मी में? नहीं आई। नाउ दिस आल्सो शोज़ कि इन्होंने ज़्यादा सीरियस स्टडीज़ पे नहीं की। आप देखें, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ जाना चाहिए था इंडियन फ़ौज के अंदर। जब ये जंग हुई, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ जाना चाहिए था, इस पे ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान किस पे दिया गया? आपको कौन सी स्कीम नज़र आई है? अग्निपथ, ये नज़र आई ना। कोई ऐसी तो स्कीम नज़र नहीं है कि रोबोट्स लड़ेंगे जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ नहीं। अग्निपथ आ गई है। 4 साल के फौजी तैयार कर रहे हैं, लौंडे लपाटे लड़ेंगे, 4 साल रिटायर हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड अनमैन्ड ड्रोन्स और ब्रेन वेव से कंट्रोल होने वाले चाइना के रोबोट्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का जवाब अग्निपथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन यू सी, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है उसके बाद अग्निपथ आया है। 17 साल के नौजवान 4 साल के लिए लड़ेंगे, फिर घर जाएंगे अगर बच गए तो। ये सारे साइंस हैं कि इंडिया ने कुछ भी नहीं सीखा यूक्रेन जंग से। अगर सीखा होता तो इस किस्म की बेवकूफ़ाना किस्म की स्कीम्स लॉन्च नहीं होती। नाउ अगर आप ये जो सीरियस पॉइंट्स मैंने रेज़ किए हैं, अगर आप इंडियन मीडिया में रेज़ करेंगे तो जवाब क्या आता है? पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अरे भाई, पाकिस्तान नहीं, पहले चाइना ने धपड़दूस करना है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर का थ्रेट है। हाँ, दोनों हैं सिंगल फ्रंट, इसको अलग अलग फ्रंट कंसीडर नहीं करना चाहिए, हैं सिंगल फ्रंट इंडिया के लिए। लेकिन मेन चैलेंज चाइना है। चाइना के मुकाबले में आप लेकर आ रहे हैं अग्निपथ। अच्छा, इंडिया के लिए इन सब बातों से भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब हम तो आ गए ना, तो अब हम तो 40 साल के लिए रहेंगे पावर में, 40 साल के लिए रहेंगे। अच्छा, उनकी बात से वैसे मैं एग्री करता हूँ, वो रह सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ उन्होंने डेवलप कर दी हैं इतना अरसा रहने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इंडिया के वो खा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिया का गया, वहाँ पर अब किसी किस्म का फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको उम्मीद ना रखें। वहाँ पर पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया है वो हिंदुत्व के कंट्रोल में। जुडिशरी इंडिया की आप देखिए, उसके फैसले बोलते हैं जुडिशरी के। राम मंदिर और ये जो आपका हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, ज्ञानवापी वाला जो केस हुआ था वो, और ये जो
2002 के गुजरात राइट्स वाला केस हुआ था। आप हर बड़ा केस उठा के देख लें, उसमें बीजेपी और आरएसएस को फायदा हुआ है। जुडिशरी गई इंडिया की। मीडिया का तो क्या ही कहना भाई, गोदी मीडिया में तो बस वो अपोजिशन वालों से सवाल पूछ रहे होते हैं, अपोजिशन को कहते हैं आप गवर्नमेंट से सवाल क्यों कर रहे हैं, उस पर एंकर पार्टी बन जाता है। गोदी मीडिया के लिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, मीडिया गया, वो इंस्टीट्यूशन भी गया। पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको पता है उनके कंट्रोल में आई हुई थी। और इवन आर्मी भी, आप देखें कि इनको इलेक्शन जतवाने के लिए फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं और फिर पुलवामा जैसे फर्जी हमले होते हैं, ड्रामेबाजियाँ हो रही होती हैं, तो इवन आर्मी भी इनके लिए वर्क कर रही होती है। इनके लिए एक पीआर बनाने के लिए, पब्लिक रेपुटेशन इनकी बनाने के लिए आर्मी जो है वो काम कर रही होती है। तो इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व के कंट्रोल में आए हुए हैं। अपोजिशन कोई मुल्क के अंदर नेशनल लेवल पर ढंग की है नहीं। कांग्रेस पार्टी जबरदस्त हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो अपना पावर खो चुकी है, वो अपना, उनको रीऑर्गेनाइज करना भी पड़ा अगर, तो बहुत बड़ा काम है उनको। तो मैं समझता हूँ 10 साल तो लगेंगे कम से कम उनको उस लेवल पर आने में, अगर वो अभी से ही कोशिश करें। लेकिन ये इनको दबाएंगे तो ये उभर नहीं पाएंगे उस लेवल पे। तो वहाँ पर कोई ढंग की जो अपोजिशन नेशनल लेवल पर नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को टफ टाइम मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, फिर ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे इनको टफ टाइम मिल रहा होता है। तो इन स्टेट्स के अंदर अब पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो रूलिंग पार्टियाँ इन स्टेट्स की, उनके अंदर तोड़ फोड़ का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप देखें कि महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। शिवसेना अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है। शिवसेना ख़त्म भी हो सकती है जल्द। वहाँ पर जो कुछ भी महाराष्ट्र में आप देखें, शिंदे को उन्होंने लेकर आ गए तो सीएम के पोस्ट पे, और वो जो ठाकरे साहब के बेटे थे उनको हटा दिया उन्होंने। तो अब देखें यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना दीगर पार्टियों का, बीजेपी के अलावा, इनके अंदर अब ये टारगेट कर रहे हैं। स्टेट्स के अंदर भी छोटी छोटी पार्टियों को, जिनकी स्टेट लेवल पर हुकूमत होती है, उनको तोड़फोड़ का उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। दे विल नाउ मूव टुवार्ड्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड ऑल दीज स्टेट्स। तो ये ज़्यादा परेशानी की बात है कि एक फाशिस्ट माइंडसेट रखने वाली जमात सफाई के साथ खुद को मुल्क के अंदर इतना मजबूती से इंस्टॉल कर चुकी है कि अब वो कह रहे हैं कि 30-40 साल तक हम रहेंगे, और इसके अंदर ना आप मिलिट्री रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना किसी किस्म का रिफॉर्म्स कर सकते हैं आप। इनको जो पॉलिटिकली सही लगेगा ये वही करेंगे। इंडियन आर्मी भी पॉलिटिकली ड्रिवन ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए यूज़ होती रहेगी। इससे आप चाइना और पाकिस्तान जैसे थ्रेट्स को फेस नहीं कर सकते अगले 30-40 साल तक भी।